हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की बायोलॉजी है उसके 6 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। 7 लेक्चर आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। 6 लेक्चर का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बीजांड में पराग नलिका कैसे पहुंचती है, ये लास्ट टॉपिक था। उसके बाद जो आज 7 लेक्चर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के नाम क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है कि भ्रूण कोश में पराग नलिका कैसे प्रवेश करती है। दूसरा है कि द्विनिषेचन व त्रिक संलयन किसे कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है भ्रूणपोष। ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक था वो था कि भ्रूणकोश में पराग नलिका कैसे पहुँचती है। तो पराग नलिका 3 माध्यमों से पहुँच सकती है। पहला कौन सा है कि भ्रूणकोश और जो सहायक कोशिका होती है उन दोनों के बीच से। सहायक कोशिका तो आपको पता होगा, भ्रूणकोश पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया है, मतलब हजारों बार बताया है। हर वर्ड आने पे मैं आपको बताते थे कि हाँ इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है। मैं ये नाम फिर से आए तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बातें तो ये है कि आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको आना चाहिए। लेकिन इंसान है, इंसानों से होता था छोटी मोटी गलतियाँ, कोई नहीं। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पराग नलिका कहाँ से पहुंच सकती है। पहला माध्यम है कि भ्रूणकोश और जो सहायक कोशिका होती है उनके बीच से। दूसरा क्या है, सहायक कोशिका के मध्य से जा सकती है। तीसरा कौन सा है, जो अंड कोशिका होती है और जो सहायक कोशिका होती है उनके मध्य से जा सकती है। 3 तरीके से भ्रूणकोश में पराग नलिका जा सकती है। मैंने आपको तीनों बताए, सिर्फ आपको ध्यान रखना है भ्रूणकोश कैसा होता है। ऐसे गोल सा होता है, सबसे नीचे की ओर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। 2 किनारे किनारे की कहते हैं हम सहायक कोशिका, बीच में हल्की बड़ी अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका में ये क्या होता है, यूग्मनज का निर्माण होता है। तो आगे हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया 3 प्रकार से, तीनों आपको समझ में आए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने डिस्कस किया अब तक कि 3 प्रकार से कैसे वो अंदर जा सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, किनके मन में क्वेश्चन उठा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सोचा था। क्वेश्चन ये बनता है कि अभी तक हमने पढ़ा कि 3 तरीके से जा सकती, लेकिन ये किसी ने क्यों नहीं कहा कि अंड कोशिका से क्यों नहीं जा सकती। अंड कोशिका तो बीच में होती है, सहायक कोशिका किनारे किनारे होती है, बीच से पराग नलिका क्यों नहीं जा सकती। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्योंकि अंड कोशिका में क्या होता है, पहले से मादा युग्मक उपस्थित होती है। जब पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, एक आता है अंड कोशिका में और क्या करता है, संलयन करता है। संलयन के फलस्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन अगर पराग नलिका सीधा अंड कोशिका में पहुंचेगी तो क्या होगा, विखंडन होगा। विखंडन मतलब अंड कोशिका होगी वो टूट जाएगी। टूटेगी तो क्या होगा, टूट जाएगी तो उसमें जो संलयन की क्रिया होगी, युग्मनज का निर्माण होगा, वो नहीं होगा। और जब युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो जो ये क्रिया हो रही है अब तक जो हमने जितनी भी क्रिया पढ़ी, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, भ्रूणकोश में जब पराग नलिका क्या होती है, 3 प्रकार से जाती है, तो क्या होता है, युग्मनज की क्रिया होती है, तो क्या होता है, संलयन की क्रिया होती है। लेकिन अगर पराग नलिका सीधा अंड कोशिका में पहुंच जाएगी तो अंड कोशिका का विखंडन हो जाएगा और क्या होगा, वो टूट जाएगी। फिर क्या होगा, युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। इसलिए विखंडन ना हो और संलयन की क्रिया हो सके, युग्मनज का निर्माण हो सके, इसलिए क्या होता है कि पराग नलिका सीधा अंड कोशिका में प्रवेश नहीं करती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कॉपी में, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा उसी के बारे में। तो ये हो गया भ्रूणकोश। सिंपल सी बात है, आपको पता है। नीचे की ओर क्या होती, 3 कोशिकाएं होती हैं। जो किनारे किनारे की कोशिका होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। मैंने आपको ये चीज़ काफ़ी बार नहीं बल्कि लाखों बार बताई होगी। अगर इस टॉपिक में कोई भी वर्ड आया तो मैंने आपको समझाया।
जो बीच की कोशिका है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंडकोशिका। ये मैंने आपको बताया है। और आपको अगर मेरे लेक्चर देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने हजारों बार आपसे बताया, लाखों बार डिस्कस किया होगा कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसी क्रिया होती है। बीच में क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। तो ये हो गया ध्रुवीय केंद्रक। कई बार आपको बताया है। ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं। ये 3 बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। मैंने आपके साथ क्या बताया कि भ्रूण कोश और सहायक कोशिका के मध्य से जा सकती है परागनलिका, दूसरा सहायक कोशिका के मध्य से, तीसरा क्या था, अंड कोशिका सहायक कोशिका के मध्य से। ये 3 प्रकार से जा सकती है। तो आपको समझ में आया। अब हम डिस्कस करते हैं जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि द्विनिषेचन व त्रिक संलयन। तो ये तो बहुत इजी टॉपिक है, मतलब एकदम मैगी बनाने जैसा है। मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, नवाश्चिन ने की थी, 1898 में की थी। किन पादपों में की थी, तो लीलियम तथा फ्रिटिलेरिया पादपों में इसकी खोज की थी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नवाश्चिन ने 1898 में किन पादपों में की थी, लीलियम तथा फ्रिटिलेरिया पादपों में द्विनिषेचन की खोज की। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं द्विनिषेचन किसे कहते हैं। द्विनिषेचन में क्या होता है, जब भ्रूण कोश में क्या होता है, जब परागनलिका तीनों में से किसी भी माध्यम से जब पहुंचती है भ्रूण कोश में, तो क्या होता है, जो परागनलिका जब पहुंचती है तो क्या होता है, परागनलिका में 2 नरयुग्मक होते हैं। जो एक नरयुग्मक होता है वो क्या करता है, वृद्धि करके क्या करता है कि अंड कोशिका में जाता है। अंड कोशिका में जाएगा तो क्या होगा, अंड कोशिका में पहले से ही एक मादा युग्मक उपस्थित होती है और परागनलिका के द्वारा एक नर युग्मक पहुंचता है। पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहां पे क्या होता है, संलयन होता है। और संलयन होता है, संलयन के फलस्वरूप क्या होता है, वहां पे यूग्मक का निर्माण होगा। जब अंड कोशिका में नर युग्मक जाएगा तो मादा युग्मक और अंड युग्मक दोनों क्या करते हैं, आपस में संलयन करते हैं। संलयन के फलस्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इसी को हम प्रथम निषेचन व क्या कहते हैं, सत्य निषेचन भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है वो क्या करता है, वो आधारीय गति करके क्या करता है, वो जाता है और क्या करता है कि जो द्वितीयक केंद्रक होता है, जो ध्रुवीय केंद्रक होता है, उनमें जाता है और वहां पे क्या करता है, पहले से 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, तीसरा जाता है, फिर वहां पे संलयन होता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, त्रिगुणित युग्मनज का निर्माण करता है और इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। ये सिंपल सी बात समझ में आई। और जब इसी भ्रूण कोश में क्या हुआ, 2 बार निषेचन हुआ और इसी 2 बार निषेचन होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, द्विनिषेचन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार निषेचन होता है। त्रिसंलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक में, एक और जाता है, वहां पे त्रिगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई, मैं कॉपी में आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने समझाया था, मैं इसी में समझा देती हूँ। मान लो परागनलिका आई और या तो सहायक कोशिका या भ्रूण कोश व सहायक कोशिका के मध्य, या तो फिर अंड कोशिका सहायक कोशिका के मध्य से, मतलब कहीं से भी प्रवेश करती है। तो क्या होता है, इसमें 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। जब दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक क्या करता है, यहाँ पे अंड कोशिका में आता है। पहले से मादा युग्मक उपस्थित थी, यहाँ पे नर युग्मक आया, आपस में क्या किया, संलयन किया। संलयन के फलस्वरूप क्या किया, युग्मनज का निर्माण किया। युग्मनज का निर्माण हो गया और उसके बाद जो दूसरा नर युग्मक होगा वो जाएगा आधारीय गति करके यहाँ द्वितीयक केंद्रक यानी कि ध्रुवीय केंद्रक में। पहले से यहाँ 2 उपस्थित थे, तीसरा आया, यहाँ पे क्या हुआ, त्रिगुणित युग्मनज का निर्माण किया। त्रिगुणित युग्मनज का निर्माण किया, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। और 2 बार निषेचन होने की क्रिया के कारण इसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई। तो आगे डिस्कस करते हैं, जो भ्रूणपोष होता है वो क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। भ्रूण मतलब कि
युग्मनज को पोषण देने का कार्य करता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं जो भ्रूणकोश होता है वो फैल जाता है। फैल के क्या होता है कि जो उसमें युग्मनज होता है वो होता है बीच में चला जाता है। जब बीच में चला जाएगा तो क्या होता है, जो इन सब की जो क्रिया करने का जो समय था वो लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। आपको समझ आ गया? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए द्विनिषेचन के महत्व समझ लेते हैं। चलिए मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो द्विनिषेचन है उसके महत्व को पढ़ लेते हैं। जो पहला है वो कौन सा है, इसके द्वारा नर जनक के भी लक्षण भ्रूणकोश में आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयन करेंगे तो नर युग्मक के भी गुण कुछ ना कुछ आएंगे। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो भोजन संग्रह उपयोगी होता है, तो ये क्या करता है, भोजन को अपने अंदर रखता है। तो ये सिंपल सी बात है कि अपने अंदर भोजन को संग्रह करके रखता है। तो ये सीधी सी बात आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो दूसरा है वो कौन सा है, या भ्रूणकोश के निर्माण सुनिश्चित करता है। और क्या करता है, इसका भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व ही क्या होता है, शुरू हो जाता है। सिंपल सी बात आपको समझ आ गई। जो तीसरा है वो क्या है, कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन भ्रूणकोश की वृद्धि निर्माण के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। निषेचन आपको पता है कि जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित होते तो युग्मनज का निर्माण होता है। ये सिंपल सी बात है। त्रिसंयोजन अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे होता है, ये मैंने अभी आपको जस्ट पहले इसका टॉपिक में पढ़ाया था, तो आपको समझ आ गया होगा। क्या करता है कि वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। तो सिंपल सी बात आपको समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जो तीसरा टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। तीसरा टॉपिक है भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में क्या होता है, भ्रूणकोश मतलब नाम से पता चल रहा है, भ्रूण मतलब भ्रूण होता है, कोश मतलब होता है पोषण। भ्रूणकोश का मतलब आपको समझ में आया, भ्रूण को पोषण देने वाला। तो सिंपल सी बात थी कि भ्रूणकोश का मतलब क्या होता है, जो भ्रूण को पोषण देता है उसे क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूण को पोषण देने वाला ही भ्रूणकोश कहलाता है। जब युग्मनज का निर्माण होता है उससे पहले ही क्या होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, जब युग्मनज का निर्माण होता है तो वो उस समय उसको पोषण देने का कार्य करता है। भ्रूणकोश को पोषण कहाँ से मिलता है, चूष्कांक द्वारा मिलता है। ये चूष्कांक क्या होता है, ये जो हम पढ़ेंगे भ्रूणकोश के प्रकार, उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं भ्रूणकोश के प्रकार। तो भ्रूणकोश के 3 प्रकार होते, कौन कौन से, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे 3 प्रकार मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आए। तो पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, केंद्रीय भ्रूणकोश। दूसरा कौन सा है, कोशिकीय भ्रूणकोश। तीसरा कौन सा है, हेलोबियल। तो यहाँ पे 3 प्रकार बहुत सिंपल से, बस आपको चित्र ध्यान रखना है, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहला जो केंद्रकीय भ्रूणकोश है, इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है उसमें विभाजन होता है। विभाजन होने के फलस्वरूप क्या होता है, बहुत सारे केंद्रक का निर्माण होता है। और वो केंद्रक क्या करते हैं, परिधि के चारों ओर फैल जाते हैं। जब ये परिधि के चारों ओर फैल जाएंगे तो क्या होगा, बीच में खाली स्थान रह जाएगा। खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। केंद्रक बहुत सारे बनेंगे, सब परिधि की ओर फैल जाएंगे, और जो बीच में स्थान रह जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है नारियल का पानी। तो ये चीजें आपको समझ में आई। तो यहाँ पे जो पहला प्रकार था उसमें क्या था कि केंद्रक का निर्माण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोशिका का निर्माण नहीं होता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। लेकिन जो यहाँ पे सेकंड पार्ट है उसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और क्या होता है कि इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, चूष्कांक लगे होते हैं। ये क्या करते हैं कि भ्रूण कोश को पोषण देने का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जितना भी पोषण होता है उनको चूसते हैं। चूसने के बाद क्या करते हैं, भ्रूणकोश को पोषण देते हैं। जिससे क्या होता है, भ्रूणकोश क्या करता है, युग्मनज को पोषण देता है। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। कोशिकीय मतलब इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, चूष्कांक लगे होते हैं। और क्या होता है कि इनमें केंद्रक का निर्माण होता है। तो और क्या होता है कि इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, गैमोपटेली वर्ग के सदस्य जैसे वर्बेसिकम। और जो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है, हेलोबियल। ये क्या है, इन दोनों के बीच की कड़ी है। मतलब इसमें ऊपर की ओर क्या होता है कि एक जो कोशिका होती है, एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की ओर होती है वो क्या होती है, छोटी कोशिका होती है जिसे निभाग की तरफ स्थित होती है। और जो नीचे की ओर होती है उसे हम बड़ी कोशिका कहते हैं, जो कहाँ होती है उपस्थित, वो अंडद्वार की तरफ उपस्थित होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है एक बीजपत्री पौधों के हेलोबियल गण के सदस्य।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका और केंद्रक दोनों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका का सिर्फ निर्माण होता है, और जो ये है इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ केंद्रक का निर्माण होता है। ये तीनों पार्ट आपको समझ आए होंगे और इसका एग्जाम्पल भी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं जो भ्रूणपोष के कार्य हैं वो कौन कौन से। दो ही कार्य है, सिंपल से है। पहला कि भ्रूणपोष को पोषण देता है। दूसरा क्या है कि जो भ्रूणपोष है वो क्या करता है, चतुष्कांक होते हैं उनसे उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लेता है और क्या करता है, भ्रूणपोष को देता है। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में कोई ऐसा बहन भाई जो कि क्लास 12th में है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उसके साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।